नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी, किस किस की क्लास लगेगी। सबसे पहले मणिपुर के वायरल वीडियो का वो सच आपको दिखाऊंगा, वो सच आपको बताऊंगा जो अब तक नहीं पहुंचा। पीएम मोदी के मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हैं या मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा। मणिपुर पर बवाल और राजस्थान बंगाल पर चुप रहने वालों की भी आज क्लास लगेगी। महिलाओं की इतनी चिंता है तो हर जगह बराबर चिंता क्यों नहीं दिखाते ये लोग, आज उस पर भी बात होगी। केजरीवाल गिड़गिड़ाते रह गए, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बड़ा झटका दे दिया, आज इसका चैप्टर भी है। केजरीवाल की आखिरी उम्मीद कैसे टूट गई और अब मोदी का एक्शन नहीं रुकने वाला, इसका गणित भी समझाऊंगा आपको। इसके अलावा पाकिस्तानी सीमा की रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री योगी के टेबल पर पहुंच गई है। क्या अब एक्शन होने वाला है? सीमा के टूटे मोबाइल का राज खुला तो अंदर क्या क्या मिला, आज यह भी बताऊंगा। पाकिस्तानी सीमा के निशाने पर बागेश्वर बाबा हैं क्या, यह बात क्यों आ रही है, यह भी समझाऊंगा। इसके अलावा एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी का हैरान कर देने वाला खुलासा सामने आया है आलोक मौर्य के परिवार को लेकर, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर बात होगी उस अतीक अहमद की जिसकी हत्या हुई और अब जानकारी यह कि सुपारी किसी और की ली गई थी, मार अतीक अहमद को दिया गया। इस पर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। पुलिस की चार्जशीट में अतीक की मौत पर चौंकाने वाले खुलासे का चैप्टर भी लेकर आया हूं। और आखिर में मोदी सरकार हज सब्सिडी पर चंद्रयान से भी ज्यादा खर्च कर रही है क्या, इसका सच बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को रेगुलर बेल दे दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। प्रयागराज से खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की तर्ज पर हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। प्रयागराज के करैली थाना इलाके में आरिफ नाम के एक शख्स ने अपनी मां और बहन की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। आरोप है कि आरिफ आईएसआईएस के वीडियो देखता था और साहित्य पढ़ता था। बताया जा रहा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी घर की छत पर पहुंचकर काला झंडा भी लहरा रहा था। पुलिस ने आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आज मॉनसून सत्र के पहले दिन फूलपुर सीट से सांसद रहे अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में दिवंगत सांसदों को दी गई श्रद्धांजलि में अतीक अहमद का भी नाम लिया गया। 2 मौजूदा सांसद और 11 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को भी याद किया गया। रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर पैरोल 30 दिन की मिल गई है। 30 महीने की कैद के दौरान 7वीं बार राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। जेल प्रशासन ने राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं दी है। खबर है कि जेल से बाहर निकलने के बाद राम रहीम यूपी के बागपत में बने आश्रम में रहेगा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 24 साल के युवक की जिम में करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिम में वर्कआउट करते वक्त ट्रेडमिल में करंट फैल गया और युवक की जान चली गई। जिस युवक की मौत हुई उसका नाम सक्षम है और वो रोहिणी सेक्टर 19 में रहता था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जिम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद में सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां हादसे के बाद सड़क पर जुटी भीड़ को करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही जैगुआर कार ने रौंद दिया। इस भीषण हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। यह हो गया पाठशाला में दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और सबसे पहले मणिपुर का चैप्टर। आज आपको मणिपुर के वायरल वीडियो का वो सच बताऊंगा जो आप तक नहीं पहुंचा। इसके अलावा सवाल यह कि क्या पीएम मोदी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा। और मणिपुर पर बवाल, राजस्थान बंगाल पर चुप रहने वालों की क्लास भी लगेगी। आज पूरे देश में मणिपुर की बात हो रही है। मणिपुर के उस एक वीडियो की बात हो रही है जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह वीडियो इतना भयानक है जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली है।
आप में से ज्यादातर लोगों ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस वायरल वीडियो में भीड़ दिखती है, जिसके हाथों में हथियार दिखते हैं, और भीड़ दो महिलाओं को लेकर जाती दिखती है। इन दोनों महिलाओं के कपड़े उतार दिए गए थे, पूरी तरह से नग्न अवस्था में इनकी एक तरह से परेड कराई जा रही थी। इन महिलाओं के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके अंदर गुस्सा होगा, उसके अंदर पीड़ा होगी, अपने ही देश के अंदर ये क्या चल रहा है ये सवाल होगा। और हम वो वीडियो तो नहीं दिखा रहे, लेकिन उन दरिंदों के चेहरे आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया। दो या कहिए तीन महिलाएं, दो तो वीडियो में दिख रही हैं, उन्हें लेकर गए, नग्न अवस्था में लेकर गए और उसके बाद उनका गैंगरेप हुआ। इसलिए इन दरिंदों का चेहरा आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे देश में सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं बॉस? क्या मणिपुर में ऐसे हैवानों को किसी का डर नहीं है? पुलिस क्या कर रही है? सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुका है? क्योंकि सच यह है कि मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ वो 2 महीने पहले का वीडियो है, वो 4 मई का वीडियो है, और यह घटना मणिपुर के थोबल इलाके की है। 3 मई को जो अदालत का फैसला आया था कि मैतेई समाज को भी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जाए, उस पर फैसला लिया जाए, उसको लेकर जो गुस्सा था, उसकी जो हिंसा भड़की थी वो 3 मई को भड़कनी शुरू हुई थी बड़े तौर पर। और यह घटना 4 मई की, यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। लेकिन यह वीडियो बाहर आया 77 दिन बाद, 19 जुलाई को। इस घटना की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा तो आप कांप जाएंगे कि देश के एक हिस्से में इस तरह की हैवानियत हो रही। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने क्या सफाई दी। बीरेन सिंह कह रहे हैं कि कल जो वीडियो सामने आया वो बहुत विचलित कर देने वाला है। उन 2 महिलाओं के प्रति बहुत संवेदना है जिनके साथ यह अमानवीय और अपमानजनक काम किया गया। वीडियो सामने आने के बाद इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया गया। मणिपुर की पुलिस ने एक्शन लिया और आज सुबह पहली गिरफ्तारी की। पूरी जांच हो रही है। जिन्होंने भी ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्हें मौत की सजा भी देने पर विचार किया जा रहा है। सबको यह जान लेना चाहिए कि हमारे समाज में इस तरह के विभत्स अपराध की कोई जगह नहीं। एक बार उन्होंने जो बयान दिया वो भी सुनिए, फिर बताते हैं कि उनके मुंह पर और उनके दिल में जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं। इमीडिएटली वो वीडियो को देखा तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशियस एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। मुख्यमंत्री साहब को सुनिए तो ऐसा लगता है बाप रे बाप, कितना दिल से दुखी हैं और कितना जबरदस्त एक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की सफाई मणिपुर के मुख्यमंत्री दे रहे हैं उससे खुद उन पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह कि क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी बहुत विभत्स घटना के बारे में, जिनके राज्य में ऐसे हालात हैं, तब पता चलेगा बॉस जब घटना का वीडियो वायरल होगा। वीडियो वायरल नहीं होता तो मुख्यमंत्री को पता तक नहीं चलता। दूसरी बात, यह घटना 4 मई की है और वीडियो अब वायरल हुआ है। 2 महीने से अब तक सरकार क्या कर रही थी? और मैं आपको बताता हूं कि सरकार को पता था कि यह हुआ है। तीसरी बात, वीडियो वायरल होने के बाद ही सरकार का एक्शन लेना क्या सिर्फ दिखावा या खुद को बचाने की कोशिश नहीं है? यह अपनी छवि बचाने का प्रयास नहीं है? अगर आप इतने ईमानदार थे तो पहले करते बॉस। वीडियो वायरल हुआ तब इनको समझ में आया कि हमको कार्रवाई करनी चाहिए। चौथी बात, क्या वीडियो वायरल नहीं होता तो सीएम 2 महीने से जैसे चुपचाप बैठे थे वैसे चुप बैठे रहते? वीडियो आ गया, हाय तौबा मची, लोग सवाल उठाने लगे, हर किसी का सिर शर्म से झुक गया। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तब जाके आपको समझ में आ रहा है कि इनको फांसी की सजा दिलवाने के प्रयास करेंगे। पांचवी बात, क्या सीएम को यह नहीं बताना चाहिए कि अगर उन्हें इस घटना के बारे में नहीं पता था तो उनसे इस घटना के बारे में किसने छुपाया? इतनी बड़ी घटना हो गई आपको पता ही नहीं चला बॉस।
छठी बात, ऐसी भयानक घटनाएं छिप नहीं सकती, दब नहीं सकती। अगर सीएम को इसकी जानकारी थी तो फिर 2 महीने बाद क्यों जागे? सबसे जरूरी बात, जब मणिपुर में इस तरह की भयानक घटनाएं हो रही हैं तो फिर एन बीरेन सिंह किस हक से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं बॉस? अगर आपसे हिंसा नहीं रुकती, अगर आपके राज्य में 3 महिलाएं ले जाई जाती हैं, सड़क पर नग्न करके घुमाया जाता है, परेड कराया जाता है, रेप हो जाता है, और 77 दिन बाद वीडियो वायरल होने के बाद आपको समझ में आता है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी क्या, कुछ ही देर के अंदर जो है 2-3 गिरफ्तारियां हो जाती हैं, कि पहले नहीं हो रहा था आपसे, और बैठे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नाटक करते हैं। मणिपुर के सीएम की दलील है कि उनको घटना के बारे में तब पता चला जब वीडियो वायरल हुआ, लेकिन यह भी वो जो बोल रहे हैं इसमें कितना सच है आप खुद देखिए। 4 मई को महिलाओं के साथ यह बर्बरता मणिपुर के थोबल जिले में हुई। बर्बरता की शिकायत 18 मई को कांगपोकली जिले की पुलिस को कर दी गई। महिलाओं के साथ बर्बरता में 18 मई को पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की। बाद में इस मामले को थोबल जिले की पुलिस को सौंपा गया जहां घटना हुई थी। 21 जून को एफआईआर दर्ज हो गई ऑफिशियली, जिसमें अज्ञात हथियारबंद लोगों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री को वीडियो से पता चल रहा है, उनके राज्य में एफआईआर 21 मई को हुई, उनको 19 जुलाई को वीडियो वायरल होता है, तब पता चल रहा है कि यह घटना हुई है। और पुलिस जो जिन लोगों को कुछ घंटे में अरेस्ट कर ली, 21 मई से क्यों नहीं अरेस्ट की जब एफआईआर हुआ था? और आगे भी शायद नहीं करते अगर वीडियो वायरल नहीं होता था। जब घटना की एफआईआर हो चुकी, इतनी बड़ी घटना है, तो यह कैसे मुमकिन है कि भाई मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं हुई? इसमें तो 2 ही बातें हैं, अगर जानकारी नहीं थी तो फिर एन बीरेन सिंह किस बात के मुख्यमंत्री हैं? छोड़िए पद, हटिए मुख्यमंत्री के पद से। इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है, पुलिस आपको बता भी नहीं रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं चल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, छोड़िए पद। और अगर उन्हें जानकारी थी तो फिर वीडियो वायरल होने के बाद कुर्सी बचाने के लिए एन बीरेन सिंह झूठ बोल रहे हैं, तब भी कुर्सी छोड़िए। किस मुंह से आप उस कुर्सी पर बैठे? घटना पर मणिपुर पुलिस के बयान से भी सीएम पर सवाल उठते हैं। कल जब वीडियो वायरल हुआ तो कुछ घंटे में ही मणिपुर पुलिस का बयान आया, जिसमें बताया गया कि यह घटना 4 मई 2023 की है। इस घटना में केस दर्ज हो चुका है और पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। मुख्यमंत्री 1 सेकंड के लिए चलिए मान लेते हैं कि आपको नहीं पता था, पुलिस तो कह रही है उसको पता था कि 4 तारीख का केस है, और कुछ घंटे में 2 लोग अरेस्ट हो गए। 4 मई से सोई हुई थी आपकी पुलिस क्या कर रही थी वो भी आपको बताता हूं। आज ही मणिपुर पुलिस ने कह दिया कि घटना से जुड़े कुछ आरोपी पकड़े गए, लेकिन सवाल यह है कि जो मणिपुर पुलिस 2 महीने से अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसने वीडियो वायरल होते ही 24 घंटे के अंदर कुछ आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें सवाल यह भी उठता है कि क्या पुलिस खुद ही आरोपियों को पकड़ना नहीं चाहती थी और वीडियो वायरल होने के बाद दबाव में एक्शन लेना पड़ रहा है? यहां आप यह जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि यह भयानक घटना खुद पुलिस के सामने हुई और यह आरोप खुद पीड़ित महिलाओं ने लगाया है। इस घटना की डिटेल भयानक है, पूरा मामला आपको बताता हूं। इस मामले की एफआईआर के मुताबिक जो पीड़ित महिलाएं हैं वो मणिपुर के कांगपोकपी जिले की हैं, और यह जिला कुकी बहुल इलाका है। जिस जिले में महिलाओं के साथ अमानवीय हरकत हुई वो जिला मैतई बहुल है। पीड़ित महिलाओं ने, एक महिला की उम्र करीब 40 साल है, एक की उम्र 20 साल है, इसके अलावा एक और महिला है जो वीडियो में नहीं दिख रही, उनकी उम्र करीब 50 साल है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित महिलाओं ने बताया कि 4 मई को हथियार से लैस 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने उनके गांव पर हमला कर दिया। वो लोग पूरे गांव को लूट रहे थे, घरों में आग लगा रहे थे। इस दौरान खुद को बचाने के लिए 5 सदस्यीय पीड़ित परिवार जंगल की तरफ भागने लगा। उसी वक्त रास्ते में पुलिस ने उन्हें बचाया और भीड़ से बचाकर थाने ले जाने लगी, लेकिन भीड़ ने बीच में ही पुलिस का भी रास्ता रोक दिया और पीड़ित महिलाओं को पुलिस की सुरक्षा से छीन लिया। यह सब कुछ पुलिस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। भीड़ ने 20 साल की पीड़ित लड़की के पिता को मौके पर मार दिया और इस परिवार की 3 महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया। भीड़ के सामने उन्हें बिना कपड़ों के घुमाया गया। इसके बाद सबके सामने 20 साल की पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ। इस दौरान जब पीड़ित के भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो उसकी भी हत्या कर दी गई। शिकायत के मुताबिक आसपास के इलाके में अपनी जान पहचान वालों की मदद से किसी तरह तीनों महिलाएं भीड़ से बच पाई। यानी यह घटना पुलिस के सामने हुई। पुलिस सब कुछ जानती थी। 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। जो लोग वहां से पुलिस वाले जो हैं वो छोड़कर गए, अगर उनको यह भी था कि भीड़ की वजह से छोड़कर जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन से और लोगों को लेकर क्यों नहीं आए बचाने के लिए? और अब जब वीडियो वायरल हो गया तो नौटंकी कर रहे हैं
क्या हमने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया? बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं क्या आप? पुलिस सब कुछ जान रही थी, फिर भी इस घटना को होने दिया गया और 2 महीने तक इस घटना को छिपा कर रखा गया। आरोपियों को पकड़ा नहीं गया जब तक कि वीडियो वायरल नहीं हुआ। मणिपुर के मुख्यमंत्री अब खुद को बचाने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे तो मणिपुर में सैकड़ों केस हैं। सीएम एन बीरेन सिंह ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मणिपुर में डेली वायलेंस हो रहा था, बहुत लोग मारे गए, हजारों एफआईआर हुई हैं। आप लोगों को एक केस दिख रहा है, यहां सैकड़ों सिमिलर केस हैं इसी तरह के। यह वीडियो कल लीक हुआ, इसलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। तो सैकड़ों केस हैं बॉस, तो आप किस मुंह से बैठे हो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, अगर उन सैकड़ों केसेस में न्याय नहीं दिलवा पा रहे? और उन सैकड़ों केसेस के क्या वीडियो वायरल होंगे तब जाकर कार्रवाई होगी? मणिपुर के सीएम का यह बयान तो और शर्मनाक है, जो ये कह रहे हैं कि इस तरह के सैकड़ों केस हैं। अगर ऐसा है तो यह बहुत ही भयानक है, क्योंकि मणिपुर में अभी इंटरनेट बंद है, वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इस तरह के वीडियो और भी हो सकते हैं, जिस तरह के हालात खुद मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो इससे तो स्थिति बहुत ही भयानक लग रही है। और जब सीएम खुद मान रहे हैं कि हालत बहुत खराब है, तो फिर वो अपने पद पर किस वजह से है भाई? जब उनसे कुछ संभाल ही नहीं रहा तो पद छोड़िए, दूसरे को आने दीजिए, दूसरे को संभालने दीजिए। बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि एन बीरेन सिंह कुर्सी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस्तीफे के नाम पर वहां ऐसी ड्रामेबाजी हुई कि जिसमें कहा गया कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा उनके समर्थकों ने फाड़ दिया, जिसके बाद एन बीरेन सिंह को और मौका मिल गया और उन्होंने कह दिया कि लोग नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दें, इसलिए अब वो इस्तीफा नहीं देंगे और मणिपुर के लिए काम करते रहेंगे। बीरेन सिंह जी, आप पब्लिक की सुन रहे हैं ना, देश भर की पब्लिक चाहती है आप इस्तीफा दें, दीजिए इस्तीफा। कुछ लोगों ने इस्तीफा फाड़ा था, छोड़िए, फिर लिखिए और दे दीजिए इस बार इस्तीफा। मणिपुर की घटना पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि हम मणिपुर में 2 महिलाओं पर हुए अत्याचार के वीडियो को देखकर काफी आहत हैं। इस तरह के माहौल में हिंसा को भड़काने के लिए महिलाओं को मोहरा बनाना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो वीडियो आया है वो संविधान का उल्लंघन है और मानवाधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार को सख्त एक्शन लेने के लिए कहा और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यही समय है कि सरकार जरूरी कदम उठाए और एक्शन ले, क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि वो सरकार को एक्शन लेने के लिए थोड़ा ही टाइम दे सकते हैं और अगर ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट एक्शन लेगा। इस मामले में चीफ जस्टिस की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोर्ट आने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ऑफिसर से पूछा कि दोषियों को पकड़ने के लिए मई से अभी तक क्या क्या एक्शन लिया गया और ऐसा दोबारा न हो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि एकमात्र घटना है। ऐसा हो सकता है कि एकमात्र घटना ना हो बल्कि एक पैटर्न हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि हम दोनों सरकारों को तुरंत एक्शन लेने का आदेश देते हैं और जो भी एक्शन लिया जाए उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। इस पर तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और वो कोर्ट को यह बताएंगे कि इस मामले में क्या कदम उठाए गए। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। मणिपुर के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुमोटो, वो बहुत अच्छा कदम था। सुप्रीम अदालत को चिंता थी, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे लेकर भी कुछ लोग ये पूछ रहे हैं, लोगों के मन में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में भी हुई क्रूर हिंसा, महिलाओं के बलात्कार पर इसी तरह का संज्ञान क्यों नहीं लिया था? राजस्थान जहां रेप के मामले में वो नंबर 1 है, या छत्तीसगढ़ से आए दिन आने वाली हिंसक या रेप की घटनाओं पर ऐसा संज्ञान सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेता? भाई, नेता एक आंख से देखते हैं। राहुल गांधी को बंगाल की हिंसा नहीं दिखती, समझ में आता है, पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी को छत्तीसगढ़ का नहीं दिखता मामला, समझ में आता है। राजस्थान नहीं दिखता, समझ में आता है। अखिलेश यादव को नहीं फर्क पड़ता राजस्थान से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, समझ में आता है। नेता एक आंख से देखते हैं क्योंकि उनका उससे फायदा है, तो समझ में आता है। उनको उस महिला की इज्जत की परवाह होती है जहां नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया जा सकता है। दूसरी महिला अगर अपने शासन की हो, अपने मित्र के प्रदेश के शासन की हो, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, समझा जा सकता है। पर कानून का मंदिर तो सबके लिए बराबर है। लोगों के बीच यह चर्चा इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए बंगाल में क्या हुआ था। 8 जून को बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ कि चुनाव के लिए नामांकन 9 जून से 15 जून के बीच किया जाएगा। चुनाव 8 जुलाई को होगा और 11 जुलाई को नतीजे आएंगे।
8 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच क्या क्या हुआ, जरा मैं आपको याद दिलाता हूं। और इसीलिए लोगों को, जिनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रहती है, वो ये चर्चा कर रहे हैं कि सर जितना आपने बड़ा दिल दिखाया मणिपुर को लेकर, जितनी चिंता दिखाई, इतना ही बंगाल में भी दिखाना था और पूछना था कि बंगाल में एक्शन क्यों नहीं ले रही सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 लोगों की मौत हुई। यह कहां का, आपको बंगाल पंचायत चुनाव का बता रहा हूं, बंगाल का। क्या यह छोटी बात है? 40 लोगों की मौत पंचायत चुनाव में हो जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। चुनाव के दिन यानी 8 जुलाई को, 8 जुलाई जिस दिन चुनाव हुआ, उस दिन 18 की हत्या की खबर है। 18 लोगों की, चुनाव में 18 लोगों की हत्या हो गई। 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच 4 लोगों की हत्या होती है। लोगों के मन में इसीलिए प्रश्न है कि अगर मणिपुर की लड़की को लेकर देश भर में गुस्सा है और यह सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है, तो बंगाल की महिलाओं को लेकर भी गुस्सा है भाई, राजस्थान की स्थिति को लेकर भी गुस्सा है। बंगाल में करीब 34 दिन में 40 हत्याएं हुई। इस दौरान जो हिंसा फैली उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। हमने भी लगातार आपको बताया कि कैसे बंगाल को आग में झोंक दिया गया। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत नहीं समझी। शायद आज लोगों के मन में यह प्रश्न है, क्यों सर, क्यों? खुद राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं की जान बचाने के लिए बार बार कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन फिर भी हत्याएं और हिंसा रुकी नहीं। लोग अदालत जा रहे थे न्याय पाने के लिए, लेकिन जैसे आज अदालत स्वतः संज्ञान ले रहा था, तब अदालत ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? आज लोगों के मन में यह प्रश्न है। जैसे आप देखिए कि चुनाव के ऐलान के अगले ही दिन यानी 9 जून को बीजेपी और कांग्रेस कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे और सुरक्षा के लिए बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग की। 13 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि संवेदनशील इलाके में सेंट्रल फोर्स की तैनाती होगी। 15 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को फिर से फटकार लगाई और आदेश दिया कि 48 घंटे में सभी जगह सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाए। इसके बाद कुछ जगह पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई। जहां तैनाती की गई वहां हिंसा की बहुत कम घटनाएं हुई और जहां पर नहीं थे वहां जमकर हिंसा हुई। इस मामले में 2 नेशनल पार्टियां बार बार कोर्ट गई, उनको कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन किसी भी कोर्ट ने खुद से संज्ञान नहीं लिया। ऐसे ही भयंकर हिंसा साल 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी, जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए थे और लगभग 39 रेप के आरोप लगे थे, जिसमें कई गैंग रेप के केसेस थे। उस दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया स्वतः संज्ञान। बंगाल में 2021 में हुए चुनाव के दौरान एक रेप की घटना के बारे में आपको बताता हूं, जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। इस घटना में 60 साल की पीड़ित बुजुर्ग महिला के साथ गैंग रेप किया गया, यह आरोप है कि पीड़ित महिला का गैंग रेप उसके 6 साल के पोते के सामने किया गया। यह घटना 3 मई 2021 की है। 2 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें ममता बनर्जी को बंपर जीत मिली। उसके ठीक एक दिन बाद ही पीड़िता के घर के चारों तरफ 100 से 200 लोग इकट्ठा हो गए, जिसमें आरोप के मुताबिक टीएमसी के समर्थक भी थे। वो पीड़िता के घर के सामने पहुंचकर नारे लगाने लगे, पीड़िता की बहू को बाहर खींचा और पीटा। 4 मई को रात 12:30 बजे टीएमसी से जुड़े 5 कार्यकर्ता पीड़िता के घर जबरदस्ती घुस गए, पीड़िता को पीटा, बेड से पूरा शरीर बांध दिया, गैंग रेप हुआ और यह सब कुछ पीड़िता के 6 साल के पोते के सामने हो रहा था। यह पीड़िता ने खुद आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार वो दूसरी पार्टी की समर्थक थी, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। शुरुआत में तो पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी, यह भी आरोप लगा। यह पूरी घटना पीड़िता की तरफ से बाद में सुप्रीम कोर्ट में बताई गई, उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन आज लोगों के मन में प्रश्न यह है कि जितनी मदद, जितनी तत्परता, जितना न्याय दिलाना सुप्रीम कोर्ट मणिपुर की बच्चियों को चाहता है, वैसे ही बंगाल की बच्चियों को भी दिलाना चाहिए। नेताओं के लिए रेप का फर्क हो सकता है, लेकिन न्याय के मंदिर के लिए ऐसा नहीं हो सकता। जिस ममता बनर्जी के राज में चुनाव के दौरान इतनी हिंसा भड़की, वही ममता बनर्जी आज मणिपुर पर बोल रही हैं। नेताओं की ऑडेसिटी देखिए भाई, ममता बनर्जी मणिपुर पर बोल रही हैं, कह रही हैं कि वो बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ मणिपुर का दौरा करेंगी। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि पीएम मोदी देश को तोड़ रहे हैं। सुनिए ममता बनर्जी।
मणिपुर का बात में उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। हम लोग को साथ में तो हर तरह लड़ाई करते हैं, लेकिन महिला का ऊपर, दलितों का ऊपर, माइनॉरिटीज हो चाहे इंसान हो, इंसान तो वही होता है ना जो हर धर्म और कास्ट और इष्ट को लेके काम करते हैं। आज ये लोग संतोष का सौदागर है, बहनों को इज्जत लूटने का सौदागर है। इसी के लिए आप रियली सॉरी। ममता बनर्जी मणिपुर की बहनों को लेकर चिंतित हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही चिंता उन्हें अपने यहां के नागरिकों को लेकर भी होनी चाहिए। और यह मैं नहीं कह रहा, कलकत्ता हाईकोर्ट की ऐसी ऐसी टिप्पणियां हैं जो आप सुनेंगे तो सवाल सीधे सीधे ममता सरकार पर उठते हैं। लेकिन आज ममता बनर्जी को मणिपुर दिख रहा है। मैंने कहा ना, नेताओं को एक आंख से दिखता है। ममता बनर्जी को मणिपुर दिखेगा, अपना बंगाल नहीं दिखेगा। राहुल गांधी को मणिपुर दिखेगा, प्रियंका वाड्रा को मणिपुर दिखेगा, बंगाल और राजस्थान नहीं दिखेगा। यूपी में लड़की के साथ कुछ हो जाएगा तो सब दौड़े दौड़े जाएंगे, लेकिन बंगाल कोई नहीं पहुंचेगा। क्यों? यह सवाल पॉलिटिक्स से ऊपर का है, इस बात को समझिए। लड़कियों की इज्जत को भी सिर्फ इस बात से जोड़ा जा रहा है कि कहां पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा जा सकता है, कहां नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जा सकता है। जहां नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जा सकता है उस बहन की इज्जत की कीमत है, और जहां अपनों से सवाल पूछना है उस बहन की इज्जत की कीमत नहीं है। और ऐसे कई पत्रकार हैं जिनका मुंह नहीं खुलता बंगाल पर, और वो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि पत्रकारिता कैसे करनी है। बंगाल की हिंसा के साथ आप राजस्थान का हाल देखिए। राजस्थान के जोधपुर में 16 जुलाई को एक नाबालिग के साथ 3 आरोपियों ने गैंगरेप किया। नाबालिग लड़की से जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में रेप हुआ। रेल लाइन से होते हुए 3 दरिंदे कैंपस की टूटी दीवार से घुसे, नाबालिग और उसके दोस्त को हॉकी मैदान ले गए। दरिंदों ने दोस्त के सामने ही नाबालिग लड़की से दरिंदगी की। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से 18 जुलाई को जोधपुर के एक प्राइवेट स्कूल के चपरासी ने 7 साल की मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। आरोप है कि चपरासी पिछले 6 महीने से मासूम लड़की के साथ दरिंदगी कर रहा था। स्कूल के चपरासी को गिरफ्तार कर लिया गया। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही। देश में सबसे ज्यादा रेप की वारदातें हर साल, लगभग हर साल राजस्थान में होती। 2020 से 2021 के बीच राजस्थान में रेप की घटनाएं 19% बढ़ गई थी। 2019 में 5,997 वारदात हुई थी, 2020 में 5,310 और 2021 में एक साल में 19% रेप की घटनाएं राजस्थान में बढ़ी और 6,337 वारदातें। क्या उनका कोई वीडियो वायरल नहीं होगा तो लोगों को चिंता नहीं होगी कि यह कैसा प्रदेश बन रहा है जहां महिलाओं की यह हालत है? आप यह भी ध्यान रखिए कि मणिपुर जिस हिंसा में जल रहा है उस हिंसा की चिंगारी वहां के हाईकोर्ट के ही एक ऑर्डर से आई थी। 27 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने राज्य सरकार को ऑर्डर दिया कि मैतेई समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करने की अर्जी पर विचार किया जाए और 4 हफ्ते के अंदर केंद्र को सिफारिश भेजी जाए। मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने की बात उठी तो आदिवासी समुदाय ने विरोध शुरू किया। इससे समुदायों में टकराव बढ़ने लगा और फिर टकराव इतना बढ़ गया कि हिंसा भड़की। जब हिंसा भड़क गई तो हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कुछ बदलाव किए और राज्य सरकार को 4 हफ्ते की जगह 1 साल का समय दे दिया कि वो मैतेई समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए सिफारिश करे। इसके बाद मई में ही सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को गलत बताया और यह कहा कि यह फैसला तथ्यात्मक रूप से गलत है। और एससी एसटी लिस्ट को लेकर संवैधानिक पीठ ने जो सिद्धांत रखे थे, हाईकोर्ट का ऑर्डर उन सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने, गृह मंत्री ने कहा कि सारे पक्षों से बात करने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन तब तक हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद जो तनाव बनना था वो बन चुका था और अब इस पर राजनीति हो रही है। विपक्ष सदन में चर्चा और पीएम के बयान की मांग कर रहा है, जबकि सत्र शुरू होते ही पीएम ने कह दिया कि मणिपुर की घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। गुनहगार कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है
किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप बयान सुनिए। उनका बयान एक प्रधानमंत्री का जो बयान होना चाहिए वो है। वो याद दिला रहे हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, बंगाल का हो या मणिपुर का हो, हर जगह की बहन बेटी की इज्जत जो है उसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि इस देश में बेटियों की रक्षा की बात तभी होती है जब नेताओं को उसमें अपना सियासी फायदा दिखता है। लेकिन नेताओं से, ऐसे नेताओं से बचिए। और हाथ जोड़कर विनती है इस देश की सुप्रीम अदालत से कि आप में, इस देश के लोगों का बड़ा विश्वास है, लोगों में के मन में प्रश्न उठें, ऐसा कोई मौका न आने दीजिए सर। पाठशाला में अब केजरीवाल का चैप्टर, कैसे केजरीवाल गिड़गिड़ाते रह गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया। केजरीवाल की आखिरी उम्मीद टूटी और अब नरेंद्र मोदी का एक्शन नहीं रुकेगा, इसका चैप्टर। दिल्ली में जब से केजरीवाल की पावर चली गई है, तब से वो बहुत टेंशन में। जिस विपक्ष को वो पानी पी पी कर कोसते थे, उन्हीं के साथ बैठकर पीएम मोदी को हराने का प्लान चल रहा है, बन रहा है, और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अपने लिए संसद में समर्थन जुटा रहे हैं। लेकिन संसद सत्र के पहले ही दिन केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। यह झटका संसद से नहीं लगा, संसद से तो अभी लगना है, यह झटका पहले सुप्रीम कोर्ट से लगा है। संसद में केजरीवाल को कैसे झटका लगने वाला है, यह उसका गणित भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे केजरीवाल गिड़गिड़ाते रह गए, उनके वकील गिड़गिड़ाते रह गए और सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार की उम्मीदों पर पानी फिर गया। केंद्र के अध्यादेश के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। भाई केंद्र अध्यादेश लाया है, उसी के लिए केजरीवाल जी घूम रहे हैं कि इसको रोकिए, इसको रोकिए। सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, तो वहां सुनवाई हुई। केजरीवाल जी को यह उम्मीद रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट से अध्यादेश पर स्टे मिल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश पर कोई रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया कि वो पीठ सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने जो याचिका लगाई थी, उसमें एलजी को ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस जांच के मामले में कंट्रोल देने वाले केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा कि केंद्र के अध्यादेश के जरिए दिल्ली में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, उन पर चुनी हुई सरकार का कंट्रोल छीनकर अनइलेक्टेड एलजी को दे दिया गया है। सर इसको रोकिए, इस अध्यादेश को रोकिए। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। वो बोलने लगे कि दिल्ली में कोई ब्यूरोक्रेट ऑर्डर ही नहीं मान रहा भाई। 437 कंसल्टेंट जो हटाए गए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये कोर्ट को बता रहे हैं वो। एलजी के पास इन्हें नौकरी से निकालने की पावर कैसे आई? सिंघवी ने कहा कि यह मामला संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाना जरूरी नहीं है। इस मामले को 3 जजों की बेंच भी सुन सकती है, क्योंकि संवैधानिक पीठ को मामला भेजने से ज्यादा समय लग जाएगा, जिससे पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से सिंघवी ने यह भी दलील रखी कि 2 अगस्त से होने वाली अनुच्छेद 370 पर सुनवाई से पहले ही दिल्ली के मामले को सुन लिया जाए। मतलब वो पूरा हड़बड़ी में थे कि सर पहले सुन लीजिए, इसको सुन लीजिए सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की यह दलीलें नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस अपील को भी नहीं माना कि मामले की सुनवाई अनुच्छेद 370 के मामले से पहले की जाए। साथ ही कोर्ट ने लगे हाथ मामला संवैधानिक बेंच को भी भेज दिया।
यानी दिल्ली सरकार की तरफ से जो 2 मांग सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई वो दोनों खारिज हो गई। एक तो कि भाई 3 जजेस की बेंच सुन लें, वो खारिज, और 370 के पहले 2 अगस्त के पहले सुन लें, ना वो भी नहीं, अभी सुनेंगे बाद में। अब यह मामला अटक गया, सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिली नहीं। इधर सरकार जो बिल पेश करने वाली है उसकी लिस्ट आ चुकी है और उसमें यह ऑर्डिनेंस वाला बिल भी आएगा। मतलब ऑर्डिनेंस है तो इसको बिल में कन्वर्ट कराना ना पड़ेगा। आपको बताते कि कोर्ट में दिल्ली सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों दिख रही थी। इसका कारण यह है कि संवैधानिक पीठ के पास सुनवाई में अभी टाइम लगेगा। इतने में मॉनसून सत्र खत्म होने पर आ जाएगा। मॉनसून सत्र में ही दिल्ली वाला अध्यादेश बिल में बदला जाएगा और संसद में केजरीवाल के पास इतने नंबर नहीं है कि वो अध्यादेश को कानून में बदलने से रोक पाए। इसलिए वो हड़बड़ाए हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से रोक लग जाए। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी नहीं। दिल्ली के अध्यादेश पर संसद के अंदर केजरीवाल को कितना समर्थन मिलेगा इसका टेस्ट भी कर लेते हैं। लोकसभा में तो केजरीवाल के पास कोई चांस नहीं है। राज्यसभा का गणित भी केजरीवाल के पक्ष में दिख नहीं रहा है, वो भी आपको बता देता हूं। केजरीवाल के पास कितना नंबर है, और अगर आप ये देखेंगे भाई लोकसभा में तो वैसे ही बीजेपी के पास नंबर है, तो वहां तो कुछ है ही नहीं। राज्यसभा का आपको बता रहा हूं कि क्या वो रोक सकते हैं बिल में कन्वर्ट होने से इस ऑर्डिनेंस को, इस अध्यादेश को। उनके समर्थन में कितने दल हैं? समर्थन में 13 दल हैं। और उनके कुल सांसद कितने हैं? उनके सांसद हैं 100 सांसद हैं अभी केजरीवाल जी के साइड, कांग्रेस को मिलाकर। पीएम मोदी के पास कितने सांसद हैं? बीजेपी के पास है 92 सांसद। और अगर आप इसमें एनडीए को मिला लीजिए तो एनडीए के 13, यानी इसको मिला दीजिए तो 105 सांसद इस वक्त बीजेपी या नरेंद्र मोदी के पास हैं। राज्यसभा में कुल सांसद कितने हैं? राज्यसभा के अंदर कुल सांसद हैं 237 राज्यसभा के अंदर। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 120 होते ये अध्यादेश जो है वो कानून में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी राज्यसभा के अंदर पीएम मोदी और केजरीवाल दोनों के पास पर्याप्त नंबर नहीं है। भाई इनको अभी एक 15 और चाहिए और इनको तो 20 और चाहिए। लेकिन नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, ये 2 पार्टियां ऐसी हैं जो समय समय पर संसद के अंदर बीजेपी का साथ देते रहे। इस हिसाब से देखें तो एनडीए के 105 हैं, प्लस इसमें कहा जा रहा है कि बीजेडी के 9 जोड़ दीजिए, बीजेडी के 9 और वाईएसआर कांग्रेस के, वाईएसआर सीपी, इनके पास भी 9 है। तो अगर ये सब को जोड़ दीजिएगा तो इनके पास टोटल 123 हो जाता है, जो कि बहुमत के 120 से ज्यादा है। यानी अध्यादेश केजरीवाल रोक नहीं पाएंगे, उनको भी पता है, और इसीलिए वो दौड़े दौड़े गए थे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला रुका नहीं, यहां नंबर गेम में तो वो पैसे ही पिछड़े हुए हैं, तो मामला खत्म है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी सीमा की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी के टेबल पर पहुंच गई है और क्या एक्शन होगा। सीमा के टूटे मोबाइल का राज खुला तो अंदर क्या क्या मिला, और क्या पाकिस्तानी सीमा के निशाने पर बागेश्वर बाबा है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी की छुपी हुई बातें अब सामने आने लगी हैं। सीमा हैदर से पिछले 3 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ में जो कुछ सामने आया उसकी रिपोर्ट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुकी है और अब बहुत जल्द सीएम योगी बड़ा फैसला करने वाले हैं। सीमा हैदर कराची में जहां रहती थी, वहां के एक दुकानदार ने सीमा के बारे में वो जानकारियां दी हैं जो सीमा के बयानों से मेल नहीं खा रही, और इसीलिए सीमा की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ के टेबल पर फाइल पहुंचने का मतलब अब मामले में एक्शन की गुंजाइश बढ़ जाती। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अपनी पत्नी पर जासूस होने का शक क्यों जाहिर कर दिया है, वो आपको बताऊं। उससे पहले यह बताता हूं कि सीमा की फाइल पर सीएम योगी क्या एक्शन लेने वाले हैं। सीमा हैदर से पूछताछ की रिपोर्ट यूपी पुलिस और एटीएस ने सीएम योगी को सौंप दी है। 2 पन्नों की रिपोर्ट में सीमा से पूछताछ में मिली जानकारी के बारे में लिखा गया है। सीमा के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसकी जानकारी भी सीएम योगी को दे दी गई है। एटीएस, आईबी और रॉ की जांच में जो भी पता चला है वो भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है।
इस रिपोर्ट के आधार पर सीएम योगी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, यह कहा जा रहा है। सीमा हैदर का मुद्दा अब साधारण मामला रह ही नहीं गया, देश भर में चर्चा है भाई, हर आदमी की ओपिनियन है। कोई कह रहा है सीमा जो है वो मासूम है, प्यार के खातिर चली आई। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भैया ये तो जासूस है, इसको भेजो वापस। सीमा का मामला भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और सीमा पर जासूसी का शक जाहिर किया गया। सीमा हैदर पर अब भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जाहिर कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि सीमा पर हमारी नजर बनी हुई है और उसकी जांच की जा रही है। सुनिए एक बार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं अब इस मामले में। आपका प्रश्न था सीमा हैदर वाले मुद्दे पे। देखिए, इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई, वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। यानी विदेश मंत्रालय भी इस केस पर नजर रखे हुए। भारत में सीमा हैदर के जासूस होने की जांच चल रही है और अब सीमा का जो पाकिस्तानी पति है गुलाम हैदर, उसको भी शक हो गया कि कहीं सीमा जो है वो जासूस ना हो, वो ऐसा ही इशारा दे रहा है। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम ने सीमा पर शक जता दिया है। गुलाम हैदर ने कहा है कि हो सकता है कि सीमा को ट्रेन किया गया हो, तैयार किया गया हो। सीमा जिस तरह से कई देश होते हुए भारत पहुंची, उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, यह खुद सीमा का पुराना पति कह रहा है। गुलाम हैदर ने यह भी कहा कि अगर सीमा दोषी साबित होती है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। टाइम्स नाउ भारत के साथ बातचीत में गुलाम हैदर ने यह बातें कही हैं। एक बार आपको वो बातचीत सुनवाता हूं। तो चौंकाने वाली बात है ना सर, इस बात में मैं खुद हैरान हूँ। ये तो चौंकाने वाली बात है कि ऐसा इतना ट्रेन हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गया। एक औरत 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से काठमांडू, कहाँ कैसे पहुंच गया। इसके पीछे कोई हाथ है, साजिश है, कोई ना कोई तो है सर। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल जांच होना चाहिए, जो हद है सामने आए, क्या है, किस मकसद से है। हम भी सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल अपनी जानकारी लें। जो है मसलन कानूनी है तो उसको सजा दी जाए, अगर बिल्कुल साफ आ रहा है तो उसको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए। सीमा हैदर जब नेपाल से भारत आई थी तो उसके पास से 4 मोबाइल फोन और एक पाकिस्तानी सिम कार्ड मिला था। 4 में से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ था। अब इस टूटे हुए मोबाइल फोन की भी मिस्ट्री खुल गई है, उसका भी राज खुल गया है, बताया जा रहा है। सीमा ने भारत आने से पहले पाकिस्तान में 70,000 रुपए का मोबाइल खरीदा था। बताइए, 70,000 का। इस मोबाइल फोन के लिए पैसे सीमा के पति गुलाम हैदर ने दिए थे। यहां आ रही थी दूसरे से शादी करने और पति से मोबाइल ले रही थी। बताइए, भारत आने से 2 दिन पहले सीमा ने 70,000 रुपए वाला मोबाइल तोड़ दिया। बताइए, पति का पैसा भी डूब गया। मोबाइल में लगे पाकिस्तानी सिम कार्ड को भी सीमा ने डिस्ट्रॉय कर दिया। नेपाल में सीमा ने मोबाइल और सिम कार्ड दोनों तोड़ दिए। सीमा के मोबाइल को रिट्रीव कर लिया गया है, उसमें 2 वीडियोज मिले हैं। सीमा के मोबाइल से मिले वीडियो की जांच की जा रही है। चैट भी वहां से निकाल लिया गया है, निकालने की कोशिश की जा रही है, उसको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। सीमा के इस महंगे मोबाइल फोन से जैसे जैसे जानकारियां मिलेंगी वैसे वैसे सीमा का राज खुलता जाएगा। सीमा इस फोन से किससे बात करती थी, फोन लेकर कहां कहां ये सब गई थी, ये सब पता चलेगा। और तोड़ने की वजह क्या थी फोन को? 70,000 का फोन तोड़ दिया। ऐसी कोई रईस तो दिख नहीं रही कि 70,000 का फोन तोड़ दे। क्यों तोड़ा, ये अब उसमें जो चैट मिलेंगे, बाकी चीजें मिलेंगी, उससे पता लग सकता है। यूपी पुलिस को यह भी पता चल गया है कि सीमा ने यूपी के सिद्धार्थनगर से भारत में एंट्री की। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। यह उसी बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जहां जांच के नाम पर बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा सामान हो तो उसकी चेकिंग भी कर ली जाती है, लेकिन बहुत हल्का फुल्का सामान है तो निकल जाते हैं वो लोग। नेपाल के पोखरा से सीमा सिद्धार्थनगर बॉर्डर तक बस से आई और उसके बाद सिद्धार्थनगर में सचिन उसका इंतजार कर रहा था। सचिन और सीमा ने बस के जरिए लखनऊ आगरा होते हुए नोएडा तक पहुंचने का सफर पूरा किया। आपको भारत नेपाल बॉर्डर से, जहां से सीमा इंडिया में दाखिल हुई, वहां से एक रिपोर्ट दिखाता हूं। जो बसें आती हैं नेपाल से इस बॉर्डर पे, वो यहीं इस बॉर्डर इस गेट के पीछे रुक जाती हैं। यहाँ से लोग पैदल चलते हैं, जैसे मैं पैदल चल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक पैदल चलते हुए यहाँ हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ दाखिल होते हैं और यहाँ बाकायदा उनकी चेकिंग की जाती है। जो लोगों के पास सामान होता है उनके सामान की वेरिफिकेशन किया जाता है
अमूमन इस बॉर्डर पे जो लोग दाखिल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया जाता, एक ओपन बॉर्डर है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि सीमा ने जो पुलिस को पूछताछ में बताया है, कोई इसी बॉर्डर से अपने पति सचिन मीणा और अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुई। यहाँ से वो लखनऊ और आगरा होते हुए दिल्ली ग्रेटर नोएडा पहुंची। तो ये रूट जो है उस सीमा ने एजेंसीज को पूछताछ में बताया है कि 10 मई को वो जो है वो काठमांडू पहुंची थी। उसके बाद काठमांडू से जो है वो पोखरा पहुंची, पोखरा में उसने नाइट स्टे किया। उसके बाद अगले दिन जो है वो इस बॉर्डर से जो है वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई। यहाँ देखिए आपको सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे आएंगे उनकी तस्वीरें यहाँ पे कैद होगी। सुरक्षा एजेंसियाँ उन कैमरों को भी जांच कर रही है ताकि फैक्ट पता चल सके कि क्या उसने कोई बॉर्डर क्रॉस उस दिन किया था। सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है या नहीं, इसकी जांच भारत की एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन सीमा हैदर को लेकर कई थ्योरीज अभी भी चर्चा में बनी हुई। सीमा हैदर के बारे में पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने पहले दावा किया था कि वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है और भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने आई है। इसी तरह से अब एक थ्योरी ये चल रही है कि सीमा हैदर के टारगेट पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं। भारत आने के बाद सीमा हैदर ने बागेश्वर बाबा का भी जिक्र किया था। सीमा हैदर का सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने पर पता चला कि वो पाकिस्तान से ही बागेश्वर बाबा को फॉलो कर रही थी, बागेश्वर बाबा के वीडियोस देखती थी, बागेश्वर सरकार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था। भारत आने के बाद सीमा ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि सीमा ये बताती थी कि उसके मुताबिक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उसे अच्छे लगते हैं, सीमा को उनकी स्माइल बहुत पसंद है। सीमा ने कहा कि वो बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में जाना चाहती है, लेकिन कोर्ट की वजह से वो कहीं नहीं जा सकती। क्या सीमा भारत में बागेश्वर बाबा से मिलने आई है? क्या सीमा हैदर को पता था कि बागेश्वर बाबा का दरबार दिल्ली और नोएडा में लगने वाला है और उसी हिसाब से सीमा ने अपनी प्लानिंग की? क्योंकि आप देखिए 13 मई को सीमा हैदर नेपाल से भारत में दाखिल हुई। 5 से 8 जुलाई तक दिल्ली में बागेश्वर बाबा का दरबार चला। 10 से 16 जुलाई तक नोएडा में बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम था। भारत की तरह पाकिस्तान में भी बागेश्वर बाबा के बड़े चर्चे होते हैं। बागेश्वर बाबा तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। बागेश्वर बाबा की बातें पाकिस्तान के एक बड़े तबके को पसंद नहीं आती। कई पाकिस्तानी मौलानाओं ने तो बागेश्वर बाबा के खिलाफ खुलकर बातें भी कही हैं। क्या ऐसे ही किसी मौलाना के संपर्क में आकर सीमा बागेश्वर बाबा से तो नहीं मिलना चाहती थी? ये भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज में चंद्रयान 3 और हज यात्रियों की तस्वीर साथ में दिखाई गई है। मैसेज के जरिए दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार हज सब्सिडी पर चंद्रयान 3 से भी ज्यादा खर्च कर रही है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों लॉन्च किए गए इसरो के लूनर मिशन चंद्रयान 3 का बजट महज 615 करोड़ रुपए है, जबकि हज सब्सिडी का सालाना बजट 685 करोड़ रुपए है। मैसेज में यह भी दावा किया जा रहा है कि जब हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती तो हज के लिए सब्सिडी देने का क्या मतलब है। हमने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज की पड़ताल की और हमारी रिसर्च में पता चला कि हज सब्सिडी को लेकर किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत है। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने करीब 5 साल पहले ही यानी 2018 में हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया था और यह सब सुप्रीम कोर्ट के 2012 में दिए गए उस आदेश के तहत किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 साल के अंदर हज सब्सिडी को खत्म किया जाए। तो यानी यह दावा भी गलत निकला हमारे फैक्ट चेक में।